वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू का पार्ट 44 है। इससे पहले तमाम इसके 43 पार्ट तक ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। यह पार्ट कल रात को तकरीबन 12:15 बजे तक हुआ। इन वीडियोज़ को देखते हुए आप अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल और साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस। इनफॉर्मल में आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया, एपीओ क्यों बनना चाहते हैं, आप दूसरे स्टेट से हैं, कल को होम स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस फॉर्मल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट्स। इन चीज़ों के अलावा और भी दूसरे लॉ सब्जेक्ट से जैसे कॉन्स्टी, फैमिली लॉ या यूएपीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, पीएमएल, बहुत सारे पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपका इनफॉर्मल में परफॉर्मेंस कैसा है, फॉर्मल पार्ट में कैसा परफॉर्मेंस है, सभी चीज़ों का एग्रीगेट सम टोटल होता, तो आप किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हर पार्ट की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ये किसी को पहले से पता नहीं होता। तो समझदारी यही होती है कि आप हर एक पार्ट को सेपरेट तरीके से, अलग अलग तरीके से फोकस्ड प्रिपरेशन करें। उससे आपके इंटरव्यू की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सकती है। हम लोग तो इस बार टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा हुआ 9262810582। इस नंबर पे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, बिहार एपीओ इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अंत में यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद लॉ स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, मॉक स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक प्रदीप। सारा का भी मॉक होगा। और भी कोई मॉक देना चाहे आज तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। ज्योति, यशराज, पूनम, ठीक है, आप लोगों का भी नंबर आएगा। प्रदीप चौबे, ये आप एपीओ का आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप में प्रतिभा भी है, आप जुडिशरी क्यों नहीं ट्राई करते? एपीओ में ऐसी क्या वजह है जो एपीओ का इंटरव्यू देने के लिए आप आए हैं? सर, क्योंकि मैं लॉ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ और फिलहाल मेरा अभी एपीओ का इंटरव्यू है, तो मैं वो फर्स्ट कम वाले प्रिंसिपल पे इसमें आया हूँ। मेरा हो जाए, मेरे फ्यूचर का पता नहीं है क्या होना है, तो अभी मैं एपीओ के लिए ही अपना इंटरव्यू देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप में से कोई लोग देना चाहेंगे? यस सर। सर, इस क्वेश्चन का जवाब हम ये दे सकते हैं कि लॉ बेस्ड एग्जाम है और मैं लॉ बेस्ड का तैयारी भी कर रहा हूँ, तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है एपीओ का। तो एपीओ के लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट है, तो मैं इंटरव्यू देने इसी के लिए आई हूँ। अपॉर्चुनिटी। और कोई लोग जवाब देना चाहेंगे? यस शिखा। सर, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और एपीओ और जुडिशरी में दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोनों ही रेंज में है, जो पहले आ जाए सर, जिसमें मेरा पहले सिलेक्शन हो जाए। यस ज्योति। चलिए ठीक है, जवाब आपका ये बिल्कुल जवाब ठीक है। लॉ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे 2 ही प्रायोरिटी है, आइदर जुडिशरी या एपीओ, विच एवर कम्स फर्स्ट। सेकेंड, ये मून लाइटिंग क्या होता है प्रदीप चौबे?
मून लाइटिंग। Sorry, sir. I don't. आप में से कोई भी लोग मून लाइटिंग किसे कहते हैं? मून मतलब चंद्रमा, वहां पे जाके प्रकाश, चंद्रमा चांद की रोशनी में कुछ करना, मून लाइटिंग मतलब चोरी छुपे कुछ करना। What is moonlighting and why it was recently into the news? Yes, ज्योति। अभी विप्रो का हाँ, अभी विप्रो कंपनी ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को डिसमिस किया, नौकरी से निकाला। ये एम्प्लॉय क्या करते थे कि फुल टाइम जॉब में पार्ट टाइम जॉब करते थे और विप्रो के क्लाइंट को कहीं दूसरी जगह रेफर किया करते थे और बीच में कमीशन कराया करते थे। तो इस सब का मतलब कि चंद्रमा की रोशनी में मतलब चोरी छुपे ये काम करते थे। विप्रो कंपनी ने बाहर से आउटसोर्सिंग की, बाहर से एजेंसी को लेके आया, सारे रिकॉर्ड्स को खंगाले और जो भी पकड़े गए उन पे कार्रवाई किया। वैसे ही मून लाइटिंग काफी चर्चा का विषय रहा है। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये बात तो अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम काम कर रहे हैं और इंस्टीड ऑफ सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन आप ऑर्गेनाइजेशन को चूना लगा रहे हैं, तो क्या ऑफेंस बनेगा? FIR भी दर्ज हुआ था। Criminal breach of trust. What has been entrusted to you? Sir, public is a company जैसे having public faith is also a property. And So you have caused wrongful loss and wrongful gain. to the company. You have caused wrongful gain because you have made the commission, Yes. and you have caused wrongful loss to the company and being an employee of the company. So FIR under section 420 was registered और बहुत सारे लोग, और उसमें खासकर जो कंप्यूटर फील्ड से थे, IT से, वही लोग सारे के सारे हायर एंड फायर। एनीवे चलिए, मून लाइटिंग हो गया। ये एडवोकेसी में क्यों नहीं जाना चाहता? सर एडवोकेसी क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और ये सबको नोन है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को बहुत स्ट्रगल है, क्लाइंट आते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मैं APO बनता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ केसेस मिलते हैं, तुरंत मिल जाएंगे बनने के बाद ही सरकार की तरफ से। और मुझे यहाँ सीखने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, दोनों तरफ से कानून के बारे में सीख सकते, इसलिए मैं APO। रही बात फर्स्ट जनरेशन लॉयर की, तो राम जेठमलानी, सोली सुराब जी, नैनी पालखीवाला, ये लोग भी तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। यस। तो ये लोग भी तो बहुत बिगेस्ट एक्सक्यूज क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्या चीज, मतलब ये बड़ा एक्सक्यूज एक तरह से कहा जाता है कि ये कहा कहते हैं लोग कि मैं पहले जनरेशन का लॉयर। लेकिन आप देखिए इन लोगों को, नैनी पालखीवाला, सोली जयसुराब जी, राम जेठमलानी, ये सभी लोग तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। अरुण जेटली के पिताजी एक जाने माने वकील थे, महाराज किशन जेटली। लेकिन बाकी तो कई लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर हुए थे और शिखर पे पहुंचे। तो ऐसा थोड़ा ही है कि एडवोकेसी में ग्रोथ करने का चांसेस नहीं है। आप देखेंगे बहुत अच्छे एडवोकेट जज नहीं बनना चाहता, वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। तो आप क्यों सरकारी नौकरी चाहते हैं? Because financial stability, sir. We are from middle lower class family, and we want financial establishment so that I
want to become a public prosecutor? आप लाइटर मोड में ये भी कह सकते हैं कि सर एडवोकेसी में सिर्फ कानून की ही जानकारी नहीं है, बाकी और भी कई सारी जानकारियां होती हैं, मैनिपुलेशन, सेटिस्फैक्शंस, उन सारे चीज़ों में मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ थोड़ा। तो सर ये भी बोल सकते हैं उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का मैं अपने को नहीं मानता। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि सर जैसे केसेज का आना, केस मैनेजमेंट, क्लाइंट का आना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पूरी तरीके से, तो मेरा जो पब्लिक डीलिंग है डेट इज ए बिट नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए भी मुझे दिक्कत होती है। लगा दो, गेट लगा देना बाहर का, हो गया। हाँ, क्या ये आंसर हो सकता है अगर एडवोकेसी? जी सर। मैं आई डू नॉट नो, आपको आप में से किसी को भी मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अगर आपको कुछ लगे, इफ यू हैव रीजन टू डिसएग्री यू मस्ट डिसएग्री, क्योंकि आप विशेष तो बोले थे हाँ हाँ सर, so many factors are necessary to become a good lawyer, and I think I have lack of public dealing capacity. पब्लिक डीलिंग कैपेसिटी। चलिए, एनीवे इतना तक तो नहीं उनको जाना चाहिए, जस्ट मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूँ। ये पॉक्सो एक्ट में क्या एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है, नहीं मेंटेनेबल है? सर ऐसा कहीं मना तो नहीं किया गया कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा पब्लिक, बट 376 जो रेप रिलेटेड केसेस हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलने का प्रावधान सीआरपीसी में 376 में 376 में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी सर। नहीं होगा मतलब कि ज्यादातर नहीं मिलते हैं। नहीं, कोई स्टैट्यूटरी बार है इस तरीके का स्पेसिफिक? अभी केरला हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक फादर जिस पे ये आरोप लगा था कि उसने अपनी सगी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाया, एक फादर पे वो प्राइमा फेसाई, वो सारे एलिगेशन झूठे थे। तो आप बहुत सारे जजमेंट देखेंगे, केरला हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी, सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी। तो सेशन से नहीं मिलता है, सेशन कोर्ट में आपको ये नहीं कहना है कि वहां क्या होता। देखिए, होने को तो बहुत चीज बुरा हो रहा। अब कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या कानून का राज चल रहा है या कानून सिर्फ सत्ता की रखैल बन गया है। चाहे महिला पहलवानों की केस हो या पॉलिटिकल मुकदमे हो, क्या सीबीआई की ताकत सीबीआई सिर्फ सत्ता की रखैल हो गई है? इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया था कि सीबीआई जो है पिंजड़े वाली तोता है। तो अब एक समय था जब राजा की इच्छाई कानून हुआ करते थे और जस्टिस डिपार्टमेंट राजा के ही हाथों में था। आज भी जस्टिस डिपार्टमेंट, चाहे सुप्रीम कोर्ट जजेज का अपॉइंटमेंट हो, कॉलेजियम केवल रिकमेंड ही कर सकता, अपॉइंटमेंट तो सत्ता ही करती है, सरकार ही करती है। आज भी जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, जितने लोग हैं कौन अपॉइंट करता है? कॉलेजियम रिकमेंड्स। अब सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट में है ना कि जो कॉलेजियम रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट उन्हें ठंडे बस्ते में डाल के बैठी हुई है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, अब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा सा आज लीग से हटकर, अब ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आई लव टू स्पीक अबाउट दीज इश्यूज, सेमिनार, डिबेट, डिस्कशंस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब देखिए,
राजा ने हमेशा जनता का शोषण किया, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। कुछ राजा हुए कल्पनाओं में, लेकिन आप जहां भी राजतंत्र देखें, आखिर राजतंत्र क्यों फेल हो गया? पूरी दुनिया से सफाया हो गया, जनता जागरूक हुई अपने अधिकारों के प्रति, फंडामेंटल राइट्स आ गया। लेकिन हमेशा अदालत किस लिए रखी गई है? अदालत एक निष्पक्ष, अगर सरकार अगर इंक्रोच करे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप बहुत सारे कमेंट देखेंगे, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज जिनको रिटायरमेंट के तुरंत बाद फाइल मूव होता है और वो कहीं ना कहीं के चेयरमैन बना जाते हैं। रंजन गोगोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको तुरंत राज्यसभा का एमपी बना दिया जाता है। आप मिश्रा साहब को देख लीजिए, एनएचआरसी का उनको वो बना दिया जाता है चेयरमैन। तो और ये भी आप देखेंगे कि अब नाउ जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अब देखिए, आपका नेशनल जुडिशियल कमीशन प्रपोज किया गया था, कौन सा आर्टिकल था? 124A सर। हाँ, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, कौन से केस में? ये सभी रिकॉर्ड एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो कहने को तो अब कानून का राज है कि कानून की औकात सिर्फ सत्ता की रखैल के तौर पे हो गई है। अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों के। तो खैर एनीवे, हम क्वेश्चन क्या पूछे थे जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे? पॉक्सो में एंटी सेक्रेटरी बेल का प्रोविजन है। हाँ, पॉक्सो से, लेकिन यहाँ तक पॉक्सो से यहाँ तक कैसे से होते हुए मैंने बोला था कि यहाँ पे जजेस नहीं देते। अच्छा चलिए, एनीवे, आपको ये नहीं बोलना है कि जजेस नहीं देते और क्या वो चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी। आप कहिए कि सर पॉक्सो में कोई स्पेसिफिक बार नहीं है, हाँ, कोई इस तरह का स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो सकती। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब कभी कभी बच्चे लोग इंटरव्यू में जाके कहा आता है ऐसे सवाल का जवाब कि सर वो तो जज की मर्जी है, जज चाहे तो दे सकता। आप मुझे बताइए कि अगर कोई कैंडिडेट ये आंसर देता है कि साहब वो जज की मर्जी है, जज चाहे तो दे सकता है, क्या ये जवाब इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य से ठीक होगा? नो सर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो और नहीं। जज की मर्जी वो वाली मर्जी नहीं होती। डिस्क्रिशन को हम मर्जी कहेंगे, जज की मर्जी। डिस्क्रिशन क्या जज की इच्छा पे है, इच्छा करेगा तो देगा और इच्छा करेगा तो नहीं देगा। क्या पुराना जमाना आ गया कि राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी? उसी तरह से जज की इच्छा, जज जिसको चाहेगा उसको जमानत देगा और जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा। जज की व्यक्तिगत इच्छा पे है ये, या जज की व्यक्तिगत इच्छाएं कानून के दायरे के अंतर्गत है। और वो डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज जुडिशियस होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? विद इन एम्बिट ऑफ लॉ एंड जुडिशियस एक्सरसाइज, रीजनेबल ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं एक जवाब इसका सजेस्ट करता हूँ कि पॉक्सो एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जवाब को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हैंड रेज कीजिएगा। सर पॉक्सो एक्ट में कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बार नहीं है, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज के आधार पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
तो सबसे पहले हमारे किसी भी सजेस्टेड आंसर से आप राजी नहीं है तो आपको खुलकर बोलना है कि सर मैं राजी नहीं हूँ। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। हम लोग यहाँ पे जो 3-3 घंटे का हर रोज जो मॉक चला रहे हैं, तो मॉक चलाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी इच्छाएं आपके ऊपर, आप हमारे सजेशन से बिल्कुल एग्री मत कीजिए, लेकिन उस पे सोचिए, विचार कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उनको फॉलो कीजिए। आंख बंद करके चलने की बात हम नहीं कहते, आपको कभी भी नहीं कहता। तो अब ये बता, क्या ये सजेशन ठीक है कि इस तरह का कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बार नहीं है, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते एंटीसिपेटरी बेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या ये जब बाकी लोग बिल्कुल सर, सही है सर, एकदम सही है। तो चलिए इसी बात को आप लोगों को बोलना है। ट्रेनिंग हमने दे दी आपको, मॉक में आप लोग बोलिए, रेज योर हैंड, कौन बोलना चाहेंगे। यस प्रेमलता बताइए, क्या पॉक्सो एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है? Yes, sir. There is no specific statutory bar in POCSO, so it depends on the circumstances and facts of the case. हाँ, सर्कमस्टांसेज एंड फैक्ट्स आपने कहा, तो नॉर्मल हाँ, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज कहना। Yes, the facts and circumstances of the case. वेरी गुड, सीखा। सर पॉक्सो एक्ट में एंटीसेप्टिक बेल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। आपने क्या मिस किया? सर मैंने मिस किया, कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बार नहीं है, ये मिस किया मैंने सर। हाँ, पूनम तिवारी। So in POCSO Act there is no statutory bar, so anticipatory bail can be granted or may not be granted. It will depend on fact and circumstances of the particular case. It may or may not be granted depending upon facts and circumstances of that very case. Yeah, Jyoti. सर पॉक्सो एक्ट में कहीं भी स्पेसिफिक स्टेटरी प्रोविजन नहीं है कि एक्यूज को इसमें बेल ग्रांट किया जाए या नहीं। ये फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के अनुसार कोर्ट जो है विवेकाधीन बेल दे सकता है। पूजा चौधरी। यस सर, तो मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं जी सर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर पॉक्सो एक्ट में जो हमारा जो स्पेसिफिक कोई भी मतलब ऐसा वैधानिक प्रतिबंध नहीं है कि उसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। यह हर मामले के तथ्य व संव्यवहार पर निर्भर करता है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाएगी या नहीं। सारा जेबिन। There is no specific statutory bar in POCSO Act, so it may be or may not be granted. It's all depend upon fact of circumstances of the case. पुष्पलता। Sir, yes. ये कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट कहीं भी प्रोहिबिट नहीं करता है एंटीसिपेटरी बेल देने से। कंचन। So, there is no specific statutory bar in this act. It is only depend on the facts and circumstances of the case. शिवांशु शेखर। Then in POCSO there is no any specific bar.
not grant entry certificate, but it depends upon the facts and circumstances of the cases at a disposition of next permanent grant. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट जेंडर सेंसिटिव है या नहीं? सर फिर से बोलिए। पॉक्सो एक्ट जेंडर सेंसिटिव है या नहीं? यस सर, पॉक्सो जेंडर सेंसिटिव है और एक तरह से जेंडर न्यूट्रल भी है। यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव और जेंडर न्यूट्रल किसे कहते हैं? जेंडर सेंसिटिव मतलब कि बच्चों के लेकर के सेंसिटिव हो। तो और बच्चे को जेंडर कहते हैं? जेंडर गलत, मतलब कि सर, जेल- गलत, टोटली गलत। जेंडर सेंसिटिव और जेंडर न्यूट्रल कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। यस, पुष्पलता। पूनम तिवारी बताइए। So gender neutral means there is no specific provision are not made for any specific gender, but they are made for both and every gender. But gender sensitive means it is for a particular gender. एग्जैक्टली करेक्ट। पॉक्सो एक्ट में कोई मेल चाइल्ड है और उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है मेल चाइल्ड का, तो भी वैसे ही उसी तरह का ऑफेंस बनेगा। तो पहले अब एक चीज और आपको समझाते हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में वो सेशन जज साहब ने, जावेद आलम साहब ने क्लासेस ली थी, बहुत ही बेहतरीन। उनका जो पार्ट 21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हम लोगों के बीच आए थे और बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही बारीकी और सरलता से समझा दिया था उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा भी एक हम लोगों का जस्ट ये रिवीजन चल रहा, तो आखिर आवश्यकता क्या पड़ी जब आईपीसी में तमाम प्रोविजंस थे, तो पॉक्सो एक्ट को अलग से पास करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यस ज्योति। बिकॉज वहाँ पे सर मेल चाइल्ड के लिए जी सर, आईपीसी में सिर्फ जो 375(6) में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट जो रेप का जो मामला होता है उससे संबंधित दिया गया है, जबकि पॉक्सो में उसमें और दूसरी चीज है सर कि 375 में मेल के संबंध में कहीं कोई बात नहीं होगी, जबकि पॉक्सो एक्ट में जो है सर सभी जेंडर के बारे में प्रोविजन दिया गया है, मेल चाइल्ड, फीमेल। और पहले अगर मेल चाइल्ड के खिलाफ अगर कुछ होता तो कोई ऑफेंस नहीं होता, मैक्सिमम वो 377 हो सकता था। और 377 के लिए कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो कि बेसिकली सोडोमी, गुदा मैथुन जिसे कहते हैं, तो कार्नल इंटरकोर्स मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल ऑर्गन वाज नेसेसरी। तो जब तक अगर कोई मेल चाइल्ड विक्टिम है तो जब तक उसका गुदा मैथुन ना हो तब तक ऑफेंस नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिले कि जो चाइल्ड थे उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को तो बहुत पहले से ही अब्यूज किया जाता था। तो इस कारण से, और सजा भी बहुत बढ़ा दी गई है। तो इन कारणों से चूंकि हमारे पीनल लॉ सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट ए चाइल्ड वाज इनसफिशिएंट,
तो therefore this special provision was made. इस थीम को समझ गया? जी सर। तो रिपीट कर दीजिए सर। क्या चीज? कंपनसेशन और कंपनसेशन इंक्लूड होगा सर, विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जा रहा है, ऐसा इंक्लूड होगा क्या? ये तो प्रोविजन है कंपेंसेशन का। अब सेक्सुअल ऑफेंस कोई करे और सिर्फ हर्जाना मिले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर फीमेल पनिशमेंट भी है सर, वो तो जो हम लोग कल कर रहे थे सर 157 क्लास 3 में तो विक्टिम कंपनसेशन था, जिसमें हाँ। फीमेल चाइल्ड का है, बट मेल चाइल्ड का उसमें नहीं डिफाइन किया। तो हम लोग कंपनसेशन भी एक्सटेंड हो गया सर इसमें। हाँ, पॉक्सो एक्ट में कंपेंसेशन एक्सटेंड हो गया और पनिशमेंट एक्सटेंड हो गया सर। हाँ प्रोविजन ऑफ कंपेंसेशन एंड दैट इज अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड आइदर मेल और फीमेल। सर इस पॉक्सो इज सेंसिटिव और जेंडर सेंसिटिव और नॉट, क्या होगा? हाँ सर, इसका एक थोड़ा सा सर करवा दीजिए। आप खुद बताइए, पॉक्सो जेंडर सेंसिटिव है या जेंडर न्यूट्रल है? जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल है सर, जेंडर न्यूट्रल है। तो क्या है प्रदीप? यस सर, समझ गया सर, जेंडर न्यूट्रल। हम थोड़ा सा गलत समझ गया सर। जेंडर सेंसिटिव क्यों नहीं है? सर जेंडर सेंसिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग तरह से बाइफर्केशन कर दिया है। जेंडर सेंसिटिव मतलब एक ही जेंडर के फेवर में लॉ होता है। जैसे रेप का जो लॉ है दैट इज ओनली, यहाँ पे हमारे कंट्री में अगर कोई मेल किसी महिला की मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट इज रेप। तो लॉ ऑफ रेप इन इंडिया इज जेंडर सेंसिटिव। रेप के केसेस में विक्टिम इज ऑलवेज ए वुमेन। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां मेल रेप भी है। अगर किसी मेल के साथ कोई फीमेल जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वहां भी मुकदमा। तो हमारे यहाँ only the rape of a woman is recognized, rape of a man is not recognized. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या कोई महिला एक्यूज बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकते? बनाई जा सकती है। आप क्या कह रहे थे प्रदीप? बनाई जा सकती है। उदाहरण देके बताइए। जैसे किसी मेल चाइल्ड के साथ अगर फिजिकल अब्यूज होता है, in that case he can अगर मान लीजिए कि एक मेजर लेडी है, वुमेन है, वो किसी फीमेल चाइल्ड, जो रेप का जो डेफिनेशन आईपीसी में है 376 के अंतर्गत क्या कोई महिला एक्यूज बनाई जा सकती या नहीं बनाई जा सकती? नो सर, नहीं सर, वो अबेटमेंट के लिए बनाई जाती है। कहीं लिखा हुआ है 376 में? सर निकाल। वर्ड यूज मेन सर लिखा, एनी मैन सर, एनी मैन या ए मैन इज सेड टू, मैन लिखा हुआ, ए मैन इज सेड टू। तो और जो 4 क्लॉजेज हैं रेप के, अब क्वेश्चन इज दिस कि एक लेडी है, एक्यूज लेडी है और विक्टिम भी एक माइनर फीमेल चाइल्ड है। तो इफ द विक्टिम इज माइनर फीमेल चाइल्ड, कैन ए फीमेल बी एक्यूज्ड? yes sir, because there is no specific differentiation between male child and female child in POCSO.
and so that he can be prosecuted for all. आपको देखिए नॉर्मली जो रेप का डिफिनीशन हम लोग समझते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें मेल ऑर्गन का रहना जरूरी है। जो नया डिफिनीशन आया निर्भया गैंग रेप के केस के बाद, तो सिर्फ पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स ही नहीं, बाय मेल ऑर्गन, अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, हाथ का कोई पार्ट, उंगली, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर कोई प्राइवेट पार्ट को मैनिपुलेट करे तो दैट इज आल्सो रेप। Yes. 4 कंडीशन दी हुई हैं। 375 निकाल के देखिए सब लोग, 375 आईपीसी का। Even applying the mouth, oral sex is also rape। पहले ये रेप के डेफिनेशन में नहीं आता था। Previously, oral sex was not even into the definition of 377, and if there was oral sex, it was a simple case of outraging modesty only। तो हमारा जो सेक्सुअल ऑफेंसेज का लॉ था, इतना कमजोर कानून था, और चाहे जिस किसी भी कारण से, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 3 में, और वो देख लिया 375 वाला। ये 375 का चारों क्लॉज ABCD देखिए। हम बस 1 मिनट में आ रहे हैं, बहुत मच्छर है यहाँ पे, मच्छर भाग ही नहीं रहा। और 375 के ABCD देखिए, और वही एग्जैक्ट डेफिनेशन सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट में दिया हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि 375 में ए मैन लिखा हुआ, और सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ, मैन या पर्सन। तो पर्सन में इंक्लूड फीमेल ऑल्सो, या पर्सन मीन्स ओनली मेल। मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होगा सर। अब सेक्शन 11 का है। हाँ हाँ। तो इन चारों को देखिए, बस 1-2 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए देख लिया आप लोगों ने Yes, sir. तो चारों क्लॉज। तो ये आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। और क्वेश्चन इज दिस कि कोई मेजर लेडी किसी माइनर चाइल्ड के साथ, माइनर फीमेल चाइल्ड भी है, अगर दोनों मेजर होगी तो डेट वुड बी केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी इज ऑफेंस और डेट इज नो ऑफेंस नाउ? No offense, sir. तो बट वन पार्टी इज माइनर। आपका माइक म्यूट है प्रदीप चौबे। तो वन पार्टी इज माइनर, देन दिस इज एन ऑफेंस। और ये पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कितना है, इसमें हम लोगों ने ग्रुप में पोस्ट किया 2-4 अच्छे केसेस, तो ग्रुप से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नहीं कर, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, कई सारे एक्ट हैं ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टेड है, वहां से उसको नोट कर लीजिएगा। केसेज अभी नहीं करेंगे, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। तो जैसे आपने होमोसेक्सुअलिटी का बताया कि वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टी की कंसेंट नहीं है एक लड़की, तो ऑफेंस है। कंसेंटिंग होमोसेक्सुअलिटी, जी सर, कंसेंटिंग होमोसेक्सुअलिटी इज नो ऑफेंस। जी सर, But if that is forcible or that is against the wishes, against the consent, then that is an offense. 1677 में जाएगा ये तो। हाँ, रेप तो होगा नहीं, that would not be rape. तो हाँ, तो और इसका पनिशमेंट क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का? 10 years or life imprisonment. 10 years है और लेस देन 20 years है। सर इसमें पब्लिक सर्वेंट दैट देन एज कम होता है 16 साल से तब 20 साल। हाँ जी सर, अगर मतलब 18 साल से कम के बच्चे के साथ किया जाता है तो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक पहुंच सकेगा। लेकिन अगर वो चाइल्ड 16 वर्ष से कम का है तो सर कम से कम 20 वर्ष होगा और लाइफ इम्प्रिजन का, और फाइन भी होगा। और फाइन। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। मेंस का वीडियो इतना अच्छा और लिख के बताया हुआ है, तो उसको एक बार कम से कम देख लीजिएगा। पॉक्स बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब वो सारी चीजें मॉक में थोड़ा रिपीट कर पाना, ये सारे कंडीशंस बताए हुए हैं बहुत अच्छे से। मेंस वाला जो वीडियो है, क्या पूजा आप लोग? हाँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे वो सारी चीजें, अगर यही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर कुछ कैटेगरी दिया हुआ है सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत हो तो वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। और उसकी पनिशमेंट कितनी है? शैल नॉट बी लेस देन 20 years. ये 20 इयर्स क्या होगा, सिंपल या रिगरस? Rigorous और नेचुरल लाइफ। हाँ, एंड रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। ऐसा डेथ पेनल्टी भी है। हाँ, हाँ, डेथ पेनल्टी भी है। और सेक्सुअल असॉल्ट का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7। और इसमें टचिंग इज द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। अगर प्राइवेट पार्ट को अगर टच करता है, 4-5 चीजें लिखी हुई है सेक्शन 7 में, आप देखेंगे तो उनके टचिंग, एक स्किन टू स्किन वाला जो जजमेंट आया था, काफी हंगामा हुआ था। ग्रुप में वो सारी चीजें पोस्ट की हुई है, उनको देख लीजिएगा। हाँ, वो कह दिया था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए था, जिसपे मतलब कपड़े के ऊपर से ब्रेस्ट को छू देना ऑफेंस नहीं होगा। स्किन टू स्किन तो ऐसे भी कभी कभी अनाप शनाप आ जाती हैं जजमेंट। तो डेट इज सेक्सुअल असॉल्ट। और इसका पनिशमेंट कितना होगा?
5, 3 से 5 years plus 5. Minimum 3 years, maximum 5 years. हाँ, और वही अगर सेक्सुअल असॉल्ट टचिंग का अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो कुछ सर्टेन कैटेगरी दिया हुआ एग्रेवेटेड वाला वो करता है तो वही सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। और पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कितना है? Minimum 5 years or maximum 7 years, sir. Plus minimum 5, maximum 7, sir. हाँ, और सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल, हाँ, बाई अटरिंग सम वर्ड या साउंड वगैरह, और किसी बच्चे को कहना, माइनर को अपने बॉडी पार्ट को दिखाना, या बच्चे को कोई मीडिया या पोर्नोग्राफिक पर्पसेज से या थ्रेटन टू यूज। और सेक्सुअल हरासमेंट का क्या पनिशमेंट है? 3 years plus 5. और यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। और इसमें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी सेक्शन दिया हुआ है आपका सेक्शन 13, और पनिशमेंट है उसका सेक्शन 14 के अंतर्गत। और उसमें क्या पनिशमेंट है? बस 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। हाँ, 5 years exam. और कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है या स्टोर और पजेज या उसके पास है तो वो भी पनिशेबल है, और उसमें डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट है। अबेटमेंट भी पनिशेबल है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। और सर, इसमें प्रॉब्लम पूछ सकते हैं ना, सेक्शन 15 में अगर कोई स्टोर करके रखता है लेकिन उसको आगे कम्युनिकेट नहीं करता, आगे ट्रांसफर नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता, तो सर ऑफेंस नहीं होगा सेक्शन 15 में? स्टोरेज इज पनिशेबल और नॉट? Yes, sir. Storage punishable. क्या पूजा आप बताइए? सर पूरा पढ़ने पर तो सर यही लगता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारिशित करने के आशय से, साझा मतलब सर एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable to fine. तो कोई आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी किस लिए रखेगा? उसके यूज के लिए। आप क्या कोई चीज स्टोर करके रखते हैं उसके यूज के लिए रखेंगे, किस चीज के लिए? सर फिर इंटेंशन वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे। नहीं, आपका स्टोरेज है ऐसा कंटेंट जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और आपने स्टोर करके अपने मोबाइल में रख रखा, तो स्टोरेज इज पनिशेबल और नॉट? Yes, sir. Storage is punishable. तो व्हेन स्टोरेज इट्स, अब क्वेश्चन इज दिस कि आप पर्सनल यूज के लिए भी, आप मान लीजिए कि आपको कहीं वेबसाइट से, इंटरनेट से आप पॉर्न साइट पे जाके चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करके अपने मोबाइल में रख लिया या उस पे विजिट करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इज दैट एन ऑफेंस और नॉट? यस सर। अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो पहला है कि आप स्टोर करते हैं लेकिन आप उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सामने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट आता है और आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नॉन रिपोर्टिंग इज पनिशेबल और नॉट?
और नन रिपोर्टिंग में फाइन है नॉट लेस देन कितना। अब मान लीजिए आप किसी काम से, सरकारी काम से ही आपके पास है और आपने डिलीट नहीं किया, ऑर्डर आया डिलीट कर दीजिए, आपने डिलीट नहीं किया तो भी, या डिस्ट्रॉय नहीं किया ऑर्डर होने पे, या रिपोर्टिंग नहीं की, तो फर्स्ट ऑफेंस में 5000 जुर्माना, सेकेंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 10,000 से कम जुर्माना नहीं होगा। और कोई भी आदमी स्टोर या परचेज करता है एनी फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ रिपोर्टिंग, आपके मोबाइल में है, आपने खुद देखने के लिए स्टोर कर रखा है, या आपने किसी फ्रेंड को दिखाने के लिए या किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो इज नॉट दैट पनिशेबल अंडर क्लॉज 2। और उसमें कितनी पनिशमेंट है? और उसमें पनिशमेंट है 3 years और विथ फाइन। और फर्स्ट कन्विक्शन शैल नॉट बी 3 years और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन 3 to 5 है। और सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन तो नॉट लेस देन 5 बट मे एक्सटेंड टू 7 years। चाइल्ड का बहुत ही इस्तेमाल हुआ पोर्नोग्राफिक पर्पसेज में। और अबेटमेंट का क्या है? सेक्शन 16 है। पनिशमेंट क्या है अबेटमेंट का? 17। हाँ, कितना पनिशमेंट का? हाँ तो जो ऑफेंस की जो सजा है वही सजा अबेटमेंट की है। और अटेम्प्ट की क्या सजा है इसमें? हाँ, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द पनिशमेंट। और आपको पता लगा तो आपको ये ऑफेंस रिपोर्ट भी करना स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, लोकल पुलिस और मीडिया और स्टूडियो और उन लोगों की भी जिम्मेवारी है रिपोर्टिंग की। अगर मीडिया पर्सन अगर रिपोर्ट नहीं करते तो डेट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है तो किसी को डिफेम करने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए या एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है 6 months तक का। लेकिन अगर किसी बच्चे ने झूठी बात बता दी कि उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, इफ ए चाइल्ड फाइल से फॉल्स पॉक्सो कंप्लेंट, तो उस चाइल्ड को क्या सजा होगा? कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। 22 के क्लॉज 2 के अंतर्गत। और मीडिया का रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, तो जहाँ पे द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड जहाँ पे चाइल्ड का रेजिडेंस है या जहाँ पे वो रिजाइड करता है या जो भी प्रैक्टिकेबल हो, और पुलिस ऑफिसर वर्दी में होगा या वर्दी में नहीं होगा? और फीमेल हो, अगर फीमेल के साथ हो। हाँ। और कोई भी चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में नाइट में डिटेन नहीं किया जाएगा। और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय वो एक्यूज के कांटेक्ट में भी नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकेबली बाय वुमेन पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। और मजिस्ट्रेट भी जो रिकॉर्ड करेगा तो एज इट इज, जिन शब्दों में कहा गया है उन्हीं शब्दों में रिकॉर्ड किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड का प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो वुमेन डॉक्टर के द्वारा ही होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट ऑफ चाइल्ड ये किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट जो डेजिग्नेट किया जाएगा इसके लिए, और स्पेशल कोर्ट जो है उसके पास स्पेशल कोर्ट कौन होगा? सेशन जज। और प्रिजम्पशन है एज टू सम ऑफेंस। कौन सा? सारे कौन से ऑड नंबर वाले? 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 सारे ऑड नंबर वाले।
और क्या है ये सर, इसको फिर से बताया जा सकता है? ऑड नंबर जो बता रहे हैं। 3 हो गया ऑड नंबर 5, 7, 9। इसमें क्या कि सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस में बी अनलेस only the allegation is sufficient. Doctrine of reverse burden. यस सर, रिवर्स बर्डन होगा इसमें। रिवर्स बर्डन अभी कल परसों कराया गया था। सर फिर प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट का भी प्रिजम्पशन है कि हाँ इसने रातन ऐसे किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे ऐसे केसेस कंडक्ट करने के लिए, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्सपीरियंस कितना होगा? 7 इयर्स सर, 7 इयर्स। हाँ, और सीआरपीसी में कितना है? 10 10 ईयर। और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो है और पॉक्सो एक्ट में और कुछ उतना पब्लिक अवेयरनेस वगैरह मतलब और पूछने वाले सेक्शंस नहीं है। रूल थोड़ा बता। पॉक्सो एक्ट का 24 डिटर्मिनेशन ऑफ एज भी बता दीजिए सर, थोड़ा समझ में नहीं आता कि प्रैक्टिकली एज कैसे डिटरमाइन करता है जज। हाइट से होगा तो कोई ना हो तो पहले मार्कशीट देती जाएगी, फिर जाके फिर स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट से स्कूल के अगर नहीं हुआ सर्टिफिकेट तो ऑस्टियोग्राफी, बोन का ग्राफी। सबसे पहले अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो डेट इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल गया है तो स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो माना जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो एड़ी की हड्डी होती है आपका, जैसे लेफ्ट लेग हो गया तो लेफ्ट लेग के अंदर की तरफ की जो हड्डी, उम्र के साथ साथ ये हड्डी मोटी होती जाती है। तो हड्डी कितनी मोटी है उससे उम्र का अंदेशा लगाया जा सकता है साइंटिफिक टेस्ट करके। कोई चीज कितनी पुरानी है तो C14 क्या है? कार्बन डेटिंग, कितना कार्बन उसने इमिट किया। तो उसी तरह से यस बोलिए। जिसका कार्बन डेटिंग जो भी मतलब ये पुरानी जो इमारतें हैं इनकी। हाँ तो उसी तरह से हड्डी में हड्डी कितनी पुरानी है। तो हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियां होती हैं, 206 या 208? 206 हाँ, तो वो जो एड़ी की हड्डी है अंदर की तरफ जो बाहर को निकली होती है, मतलब आप लेफ्ट लेग देंगे तो अंदर की तरफ थोड़ा उठा सा होता है, तो वो हड्डी उसमें कैल्शियम कितना एक्युमुलेट हुआ है, कितनी थिकनेस आई है, तो साइंटिफिक टेस्ट होता है। और उस टेस्ट को बोनी टेस्ट कहते हैं, बोनी एक्सरे ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो वो उतना एक्यूरेट नहीं है, 1-2 साल का गैप उसमें आता है। तो अब उसमें जो गैप आता है तो गैप पे भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे केसेज हैं। अगर एलिगेशन ग्रेव है तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा एक्यूज को। अगर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन अगर बीच का है 16 से 18, 14 से 16, अगर ऐसे इस तरीके का है तो उसमें सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज के तौर पे अब मेडिकल साइंस से आ गया कि एज है 16 से 18 के बीच में। और अगर साथ में एलिगेशंस और भी है कि विक्टिम को डराया धमकाया गया, उसके साथ वायलेंस किया गया, तो अगर वायलेंस किया गया तो ज़्यादा सीरियस मसला होगा या वायलेंस नहीं किया गया वो ज़्यादा सीरियस मसला होगा? वायलेंस किया गया तो अलग अलग मापदंड है, इसके कई सारे केस लॉ हैं।
गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कई सारे महाराष्ट्र के, मद्रास के, बहुत सारे जजमेंट हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा रिसर्च, जब आप एपीओ बनेंगे तो आपकी एक कॉपी रखी हुई है हमारे सामने, वो सारे जजमेंट लिखे हुए हैं। मैंने मेंटेन किया, हमेशा आज भी मेंटेन करता हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए आज के वीडियो में क्या कहा था कि आपको लॉ अनलिमिटेड है, आपको क्या कितना पढ़ना है और कहाँ पे फुल स्टॉप, ये बोले कि नहीं बोले, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना आज वाले शॉर्ट्स में। हाँ, तो आप कानून तो अनलिमिटेड है, तो जुडिशियल एग्जाम या एपीओ एग्जाम के लिए आप ये जान गए रफली ये प्रोसीजर। लेकिन अब आप सारे जजमेंट पढ़े जा रहे हैं, आप एक चीज में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, ये पता ना आएगा कि अगर नहीं आया तो आपका सारा रिसर्च मेहनत बेकार। 10 केस लॉ आपने याद कर लिया, इतनी मेहनत करके आपका दूसरा पोर्शन पुअर हो गया। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो दिस हैज टू बी एंड दैट इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो क्या, मच्छर के पास नहीं होता स्ट्रेटजी कहाँ पे काटेगा, वो बड़ा चालाकी से काटता है, ऐसी जगह नहीं काटता कि आपका हाथ पहुंच सके। क्या ऐसा होता है या वैसे ही हमने कह दिया? हंस क्यों रहे, कुछ गलत कहे हैं? भाग जाता है घर, हाँ भाग जाता है। हाँ हाँ। तो पॉइंट इज दिस कि आपकी भी स्ट्रेटजी, और उसी तरह से मॉक क्लास में भी देखिए, मॉक में तो हमारी मजबूरी है, थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग दे दिया, थोड़ा सा टीचिंग दे दिया, तो अब आपका सारा एक्ट रिवाइज हो गया चंद समय में। 1 घंटे में हो गया आपका रिवाइज, 1-1.25 घंटे में। पॉक्सो में तो ये आता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कहाँ पे? विक्टिम में पॉक्सो में विक्टिम से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट, डिफेंस का एडवोकेट नहीं पूछता ना सवाल। जज साहब को दिया जाता है सवाल का लिस्ट बनाना। क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? मतलब क्वेश्चन क्रॉस जब करते हैं ना, तो उस समय क्वेश्चनर देना होता है क्या क्या हम सवाल। हाँ, आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, आप जज साहब को देंगे, वो उसे आगे को फॉरवर्ड करेंगे एंड दैट इज चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। पर प्रैक्टिकली ये होता है कि कोर्ट में वहीं पे सामने कहते वकील साहब जो भी लिख के दे दीजिए अभी पहले, या फिर करा लेते हैं उसके बाद लिख के दे दीजिए। अब आपको वहां पे वो नहीं बोलना है क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान आप वो बोलेंगे तो बहुत बुरी बात मानी जाएगी। अब होने को तो बहुत कुछ होता है, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हाँ, भूल के भी नहीं, मतलब वो सब हम लोग तो पढ़ते हैं कि कानून का राज, लॉ, रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ, इट इज नॉट द रूल ऑफ रूलर। लेकिन रूलर का रूल है कि नहीं, आज की मैं बात नहीं कर रहा बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस में क्या ऐसा नहीं होता था? कांग्रेस ने तो इतना सीबीआई का इस्तेमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि सीबीआई पिजड़े वाला तोता है। मोदी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा थोड़ा ही है कि ये सिलसिला सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में हुआ है। पहले से कांग्रेस करती आ रही है, हर सरकार आएगी तो कल को दूसरी सरकार आएगी, वो भी यही करेगी। कल को अगर दूसरी सरकार आती है तो भी यही करेगी। तो सत्ता का हमेशा दुरुपयोग हुआ। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार बुरा कर रही। सरकार, सत्ता ही सरकार से बुरा करवाता है। आप पावर में रहिएगा, हम कल को सरकार में हो जाए, हम भी दुरुपयोग करेंगे, हम भी इंसान हैं, आप रहेंगे आप भी करेंगे। तो एज ए लॉ स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, हमारे व्यक्तिगत विचार से
ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजेज का जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। सरकार के हाथ में होगा तो सरकार समर्थक लोगों को सरकार जज बनाना चाहेगी, तो फिर ऐसे नौटंकी की क्या जरूरत है? कोर्ट कचहरी बंद करो, सरकार जो कहे वही सही। अगर सरकार समर्थक लोग ही जज बनने लगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो काहे के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? किस बात के लिए? पॉलिसी रिकमेंड करती है तो उनका रख देते हैं, वही नहीं करो। देखिए, मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ। सरकार के पास इतनी पावर है और सारी अपॉइंटमेंट सरकार ही करेगी। चाहे मानो ये सारे अपॉइंटमेंट सरकार को, चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही अच्छा कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट होगा उसमें पार्लियामेंट या तो कानून बनाए, और अभी तत्कालिक रूप से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, एक सीजीआई रिप्रेजेंट करेंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल बॉडी होगी। तो अब ये सारे एक ऐसे लॉन्ग नेवर एंडिंग डिबेट का मसला है, कोई एक राय नहीं हो सकती। मेरे विचार से म्यूचुअल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काहे का म्यूचुअल चेक एंड बैलेंस रह गया? सरकार के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फ्री है आज की डेट में, ये IAS IPS ये फ्री है आज की डेट में? नहीं सर। इनकी कोई हस्ती है? इनकी हस्ती सिर्फ अनपढ़ जनता के सामने है। वहीं के लिए ये बाबू सर, लोग आगे पीछे करना, चापलूसी करना, सरकार के आगे ये वहां जितनी चापलूसी करते हैं, जनता पे उतना ही रोब झाड़ते हैं। तो सही बात है सर। मैं आ रहा था कहीं, मुझे नाम तो नहीं, हमारी काफी लड़ाई हो गई थी ऐसे ही, मतलब अरे क्या गजब का ये ब्यूरोक्रेसी हो गया है। IAS है वो समझता कि खुदा है, जबकि उसकी तनख्वाह हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। वो खुद को जनता का शासक समझता है, लेकिन उसकी औकात जनता के नौकर के माफिक है। पब्लिक सर्वेंट, जन सेवक, लेकिन पता नहीं क्या समझता है। हम बड़ी झाड़ लगाए थे, हमसे बहुत सारा कुछ, फिर उन लोगों को पता लग गया, डर के मारे हमसे नहीं उलझे। दूसरा पब्लिक रहता तो पता ना उस पर क्या क्या मुकदमा दर्ज हो जाता। और कई बार हमारी हो चुकी है ऐसे। हम डरते नहीं किसी से, चाहे कोई भी हो, लाट साहब हो अपने घर का। कानून की पढ़ाई करी है तो इतना रहता है हमें। खैर नहीं, चले ये सब फालतू का विषय है। अब PC एक्ट को भी रिवाइज कर लिया जाए इसी तरीके से। मैं 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूंगा, आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा चार्ज अप हो जाएंगे। 11:35 हो रहा, 5 मिनट ब्रेक, तो PC एक्ट भी रिवाइज कर लेता है इसी तरीके से। शॉर्ट जितना बताया पॉक्सो में उससे ज्यादा नहीं आएगा। जो मेन चीजें हैं वो सब चीज, जो केसेज हैं वो आप वहां से देख लीजिएगा, ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टेड है। तो 5 मिनट आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। आज लेटर नहीं आया ना किसी का? सबका एक साथ ही आएगा। वो तो नहीं है, सेकंड फेज में इंटरव्यू होना है। हाँ, ऐसा लग रहा भूल गए ये 900 बच्चों का करा लिया, 500 को उसका ले लें सिलेक्शन। ये भूल गए। अच्छा, आप में से किसी का 30 हुआ है क्या 1 नवंबर को किसका है? नहीं, 31 को किसका पूछ रहे? मेरा फर्स्ट टाइम 31 को कोई नहीं है इसमें। मॉर्निंग
नून वाले में मॉर्निंग शिफ्ट है। फर्स्ट कैंडिडेट 3 नवंबर को किसका शिफ्ट है? मेरा और पूजा जी का, और किसी का भी है क्या? मेरा भी है 3 नवंबर को सेकंड हाफ में। हम लोग का फर्स्ट में कोई नहीं है इसमें यार। ऐसा तो नहीं postpone हो रहा है क्योंकि लेटर तो आई। अच्छा आपका है, सेकेंड शिफ्ट मेरा फर्स्ट शिफ्ट में। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि जैसे फेस्टिवल्स पड़ गए इन लोगों ने पोस्टपोन तो नहीं कर दी। कल आएगा मैम लोग। कल आएगा। ऐसा ना हो, postpone तो नहीं करेंगे। कल आ गया तो आ गया, कल आ जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट में हो गया तो सेकंड शिफ्ट पोस्टपोन नहीं करेंगे। हाँ करना तो नहीं करेंगे वैसे फोन नहीं करेंगे तो डेट भी आएगा तो इंटीमेशन तो है ही, हम लोग को पता तो है, लेकिन नहीं गए पता नहीं। अब फॉर्म भी वही है, फॉर्म जो उन्होंने प्रिंट निकाले सेम ही है, वो पीडीएफ आई है। एक 2 दिन पहले भी आएगा तो भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट तो कोई खास नहीं आना चाहिए ना इसमें से। नहीं ऐसा यूपी वाले मतलब अदर स्टेट के लिए तो कुछ है ही नहीं है, हाँ तो नहीं हमें तो कुछ बनवाना ही नहीं है बाहर वालों को तो इसमें। हम्म। अच्छा पूछ सकता है कि अगर एज कॉन्फ्लिक्ट होता है पॉक्सो एक्ट में और जेजे एक्ट में तो कौन सा प्रिपेयर करेगा? ये डिटर्मिनेशन जेजे एक्ट से ही होता है। जेजे एक्ट प्रिपेयर करेगा उसमें, है ना? ये देखो ऑर्गेनाइज के पास अब बताइए। हाँ सर ने जो एक केस भेजा था ना जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, यही डिसाइड हुआ था कि उसमें जो है जेजे एक्ट प्रिवेल करेगा अगर हाँ। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें क्योंकि पॉक्सो में कोई प्रोसीजर तो बताया नहीं थे। पॉक्सो में ये यहाँ पे एक्टिविटी यही होता है ना कि वो लोग भेज देते हैं जेजे। हाँ जेजे एक्ट के सेक्शन 94 आता है, इसमें जो है उसका डिटर्मिनेशन बताया गया है। जेजे एक्ट में एज डिटर्मिनेशन एक्यूज का होता है, एक्यूज डेलिंक्वेंट का या विक्टिम का? बच्चे की एज का जो डेलिंक्वेंट हैं जेजे एक्ट के अंतर्गत बेसिकली उनके एज का डिटर्मिनेशन होता है। जी अगर कोई चाइल्ड एक्यूज है, अगर उसने जुर्म किया है, जेजे एक्ट को निकालिए अगर आपके पास है तो, या इंटरनेट पे खोल लीजिए सेक्शन 94। मैं भी खोल रहा हूँ। पढ़िए। The presumption and determination of age, where it obeys to the committee of the board based on the appearance of the person brought before it. तो जेजे एक्ट में द लॉ इज
कि इफ द चाइल्ड इज एट कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो जे एक्ट में वो चाइल्ड जो एक्यूज है उसका एज का डिटर्मिनेशन होगा या विक्टिम चाइल्ड का? यूज करता है। तो पॉक्सो एक्ट में किसके एज के डिटर्मिनेशन की अवस्था है, विक्टिम की या एक्यूज की? तो फिर पॉक्सो एक्ट में क्यों जे एक्ट को लेके आ रहा है? सर आपने एक इम्पोर्टेंट वो भेजा था केस जो आपने लिस्ट की, उसमें हाँ। जर्नल यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ हरियाणा, पर उसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर बच्चे की एज कॉन्फ्लिक्ट होती है पॉक्सो एक्ट से और जुवेनाइल से, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? देखिए बीबी राजवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो केस BLDR में है सर। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं कि उसमें आप देखेंगे जो विक्टिम की जो एज है फॉर द पर्पसेज ऑफ पॉक्सो एक्ट, अगर एज विक्टिम चाइल्ड का एज अगर डिस्प्यूट में है तो उस चाइल्ड के एज के लिए अगर जे एक्ट के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग चली है तो वो मानी जाएगी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए जुडिशियल प्रोसीडिंग इनटू द नेचर। तो उस लिमिटेड सेंस में कहा गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो चाइल्ड एक्यूज है अगर 18 साल से कम उम्र का, तो उसके लिए वो मुकदमा जाएगा जे एक्ट में। उनको हार्ड एंड क्रिमिनल या उनको जेल में नहीं रख सकते, उनकी जेल अलग होती है, ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है उसको। तो वो एक अलग चीज है। और पॉक्सो एक्ट में सो फार एज डिटर्मिनेशन ऑफ एज इज कंसर्न, स्कूल डॉक्यूमेंट तो भेजा जाएगा। हाँ। और जो एडिशनल प्रोसीजर है इसमें, और इसमें कुछ रूल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। रूल्स हम लोगों को पढ़ने नहीं है। और रूल्स का मतलब एक्ट जो एक सेक्शन है 42A कि ये एक्ट, दिस एक्ट इज नॉट टू बी अप्लाइड इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर एक्ट। 42A पढ़िए पॉक्सो एक्ट का। Act not in derogation of any other law. मतलब The provision, इसका क्या मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्ट है पॉक्सो एक्ट, वो अगर किसी लॉ को जो है वो कम नहीं करता है, मतलब उसके साथ हाँ, तो जो सो फार एज विक्टिम के एज डिटर्मिनेशन का, ये विक्टिम का एज डिटर्मिनेशन ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है या ट्रायल का मसला है? अगर मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ही ये ना पता लगे कि वो माइनर है या मेजर है, तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। इफ ए चाइल्ड इज मेजर एबव 18 तो लगेगा पॉक्सो? नहीं लगेगा सर। नहीं सर। तो एज के बारे में श्योर होना पहले इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में होंगे या ट्रायल के स्टेज में होंगे? इन्वेस्टिगेशन में। जे एक्ट में अगर बोर्ड मेंबर को डाउट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड होता है कम उम्र का, लगता है बड़ा उम्र का, और कभी कभी बड़े उम्र का चाइल्ड है, लगता है कम उम्र का। तो ये सारी प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है जहां एज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। तो ये जबरदस्ती का क्यों जा रहे हैं जे एक्ट में? वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। जी सर। और जबरदस्ती का पॉक्सो एक्ट में एज डिटर्मिनेशन जो हमारे एपीओ के इंटरव्यू के लिए कोई खास मायने नहीं रखता, कभी भी नहीं पूछा गया। तो क्यों जबरदस्ती में हम लोग अपना समय खराब करें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है?
अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं सर इतना तो पता हो ही गया कि जेजे का होगा, वो देंगे। जेजे एक्ट में एक्यूज के एज का डिटर्मिनेशन, अगर एक्यूज मेजर है तो उसका मुकदमा जेजे एक्ट में चलेगा, नहीं सर। नो उसका मुकदमा रेगुलर कोर्ट में चलेगा। सर एक सवाल दिमाग वाला हाँ। छोड़ दीजिए, चाइल्ड चिल्ड्रन से कोर्ट क्या होता है ये, क्योंकि एक अलग एक है इस पे भी क्या? चिल्ड्रन कोर्ट जो है जुवेनाइल जस्टिस, जहाँ पे बच्चे एक्यूज होते हैं, उन बच्चों, जस्टिस बोर्ड बोल सकते हाँ हैं। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज देयर, तो वहाँ पे 3 मेंबर यहाँ होते। पे एजुकेशन को चिल्ड्रन कोर्ट भी का भी मिला है, चिल्ड्रन कोर्ट की बोलते हैं, क्या चीज? मतलब पावर स्पेशल कोर्ट चिल्ड्रन एक्ट में है वो सर, हाँ 81 है। हाँ 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 हाँ, तो बच्चों के लिए अलग अलग कोर्ट बनाई गई हैं, जहाँ बच्चे के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल की डेफिनेशन दी गई है कि ए चाइल्ड हु इज कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब उसने कोई कानून तोड़ा है, मतलब उसने कोई जुर्म किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसे चाइल्ड को डेलिंक्वेंट चाइल्ड कहते हैं, और ऐसे चाइल्ड को चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहते हैं। तो ऐसे बच्चे लोगों का एज डिटर्मिनेशन के लिए मुकदमा जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, फिर आगे ट्रायल उनका चिल्ड्रन कोर्ट में भी हो सकता है, छोटे मोटे ऑफेंस है तो उनको भी पावर दिया हुआ है, हो सकता है ट्रायल। तो चलिए, मतलब हम लोगों के सिलेबस वैसे पूछने के लिए तो जो मर्जी चाहे पूछ सकते हैं, आपको यूएपी है हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे भी पूछ सकते हैं, पूछा भी है हम लोगों से, मनी लॉन्ड्रिंग का पीएमएलए भी पूछ सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। सभी चीजों की तैयारी तो संभव है इतने शॉर्ट समय में? नो सर। अब एक आएगा तो आएगा, देखा जाएगा, बाकी चीज तो हम लोग करके जा ही रहे हैं ना। चलिए एनीवे हम लोग आ जाते हैं इसमें, प्रिवेंशन ऑफ करा। नेक्स्ट कौन आएंगे इंटरव्यू के लिए? रेज योर हैंड। सारा वीडियो ऑन कीजिए। पब्लिक ड्यूटी का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? आप में से कोई भी पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन कीजिए। ड्यूटी का मतलब है कि कम्युनिटी एट लार्ज का इंटरेस्ट में ड्यूटी होता है। ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच स्टेट और पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज इंटरेस्ट। पब्लिक सर्वेंट का बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन दिया हुआ है, और आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? तो भी से पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है वो पब्लिक। सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी के क्लॉज 6 में आर्बिट्रेटर को पब्लिक सर्वेंट माना हुआ है। कोई भी आदमी गवर्नमेंट के सर्विस में है, सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फी या कमीशन, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा और पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा। लोकल अथॉरिटी में अगर है तो भी पब्लिक सर्वेंट आएगा। तो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन से पूछा जाएगा। आप लोगों ने अगर किया है, अगर रिवाइज किया है कि नहीं किया है इसको, पीसी एक्ट को? यस सर। तो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी गिनवाते चलिए। 1 में जो सर्विस में है, 2 में सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, 3 में कॉर्पोरेशन में जो भी हाँ लॉ कर रहा है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत या सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंतर्गत बॉडी ऑन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो वो सब आ जाएंगे पब्लिक सर्वेंट में। जज लोग भी आ जाएंगे,
कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो अपॉइंट हुआ है इन कनेक्शन विथ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। जो कोर्ट के थ्रू को भी अपॉइंट किए गए। हाँ, तो वो भी आ जाएगा। एनी पर्सन हु होल्ड ऑफिस बाय, जो इलेक्टोरल रोल बनाता है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। जो इलेक्शन को कंडक्ट करता है वो भी आ जाएगा, और कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है वो भी आ जाएंगे। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप इसमें नोट कीजिए सी का 6 और सी का 9 ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। इसका 6 में सर जो आर्बिट्रेटर आएगा, हाँ, और 9 बैंकिंग वाला, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंकिंग वगैरह, ये सब रेगुलर पूछे गए हैं। और 10 चेयरमैन, मेंबर, एम्प्लॉय सर्विस कमीशन बोर्ड, वाइस चांसलर और गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रिटायर्ड लेक्चरर, अदर टीचर, एम्प्लॉय, व्हाटएवर द डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी, पब्लिक अथॉरिटी, ये सब आ जाएंगे। ऑफिस बियरर किसी एजुकेशनल सोसाइटी के, ये सब आ जाएंगे। अनड्यू एडवांटेज क्या होता? एनी रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन लीगल वर्किंग के पीरियड में जो भी अगर पब्लिक सर्वेंट लेते हैं। अनड्यू एडवांटेज का क्या डेफिनेशन है? अनड्यू एडवांटेज किसे कहता है? कोई भी एडवांटेज अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। इसको बोल के सुनाइए आप लोग। एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। ये पढ़ के सुना रहा, पढ़ के सुनाया या नहीं सुनाया है? हमने कहा बोल, हाँ हाँ advantage than legal remuneration may be called undue advantage. हाँ, यस, करेक्ट। हालांकि जो उन्होंने पढ़ के सुनाया वो परफेक्ट था, तो अब लेकिन उसमें एक मैं शॉर्ट वीडियो ये भी बनाना चाहता कि कानून का रट्टा मत मारिए, ताउम्र असफल रहेंगे। क्या यश राज बनाऊं ना बनाऊं? जी सर, बनाइए। अरे आज तो मेरा पहला ही दिन है, आज हमने लाइव का पहला शॉर्ट्स डाला है यूट्यूब पर, और अभी हम लोग देखे नहीं है सर, देख लेंगे। लाइव का पहला शॉर्ट्स, और देखिए अब 56 सेकंड का है ये। तो 60 सेकंड से ज्यादा का नहीं हो सकता ना। हमारी वीडियो हो गई थी करीब 1 मिनट से ज्यादा की, वो बीच में ही काटना पड़ा मुझे, तो इसलिए लास्ट में देखेंगे कि और चीजें। अब जो आदमी 3-3 घंटे पढ़ाता हो, उस आदमी को 1 मिनट में अपनी सारी बातें 1 मिनट से भी कम में, आप समझ सकते हैं मेरे पे क्या जुर्म हो रहा है। क्या सारा जो आदमी 3-3 घंटे की क्लास लेता हो, वो आदमी को 60 सेकंड मिल रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, तो कितनी बड़ी परेशानी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आप रट्टा मारेंगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत होंगे। अब चलो सारा बगैर किताब देखे बताओ अनड्यू एडवांटेज। एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन अब इसको हम 1-2 दिन के बाद फिर तुमसे पूछ देंगे। ये रटा हुआ है तो संभाल के रखना। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि रट्टा आपने मारा है और सही से लिख दिया, तब तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, आप जज भी बन जाएंगे। लेकिन जज बनने को तो बन गया, लेकिन जो एक इमेज होती है कि अच्छे जज या वैसे बाहर में आपकी, तो कानून को रट्टा मार के नहीं समझा जा सकता। कानून को समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, उन पहलुओं पे विचार करना पड़ेगा।
तो एक अगले वीडियो में मैं कानून का रट्टा मत मारी है, कुछ ऐसा मैं डाल कुछ, अरे लोग आलतू फालतू इंटरटेनमेंट का बना रहे हैं, कानून में कम इंटरटेनमेंट है। कानून में जितना इंटरटेनमेंट है उतना और कहीं भी नहीं है। तो चलिए, ये हो गया आपका अनड्यू एडवांटेज। और ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? ग्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी एडवांटेज जो मिलता है, कोई भी एडवांटेज मिलता है वो ग्रेटिफिकेशन। मेरी फॉर्म में हो, चाहे वो हेल्थ फॉर्म में, ऐसा gratification is not limited into pecuniary form only. It may be into any form. अब मान लीजिए आपने मेरा काम कर दिया, हम आपको रोज ऑफिस से घर छोड़ देते अपनी गाड़ी में। दिस इज आल्सो आपने मेरा काम कर दिया, हमने आपका खूब प्रचार किया कि बहुत अच्छे साहब है, बहुत अच्छे साहब है। क्या विल दैट आल्सो कम अंडर ग्रेटिफिकेशन? यस सर, वेरी वास्ट मीनिंग। तो ग्रेटिफिकेशन हैज वेरी वेरी वास्ट मीनिंग। और ब्राइब किसे कहते हैं? ब्राइब को डिफाइन किया गया है? ब्राइब को कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं। ऑफेंसेज रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। तो आपको 7 ये पीसी एक्ट में ये आपका जो सेक्शन, जस्ट 1 सेकंड, ब्राइब को डिफाइन नहीं किया गया है एंड बहुत सारे केस लॉ हैं। undue advantage is a type of bribe or not? और डिमांड होना, undue advantage का डिमांड, that is necessary or not? यस सर, नेसेसरी नहीं है सर कि वो डिमांड। प्रूफ ऑफ डिमांड इज साइन qua non, लिख लीजिए। साइन qua non मीन्स मोस्ट नेसेसरी। प्रूफ ऑफ डिमांड इज साइन qua non फॉर कन्विक्शन अंडर पीसी एक्ट। और इसमें अनड्यू एडवांटेज को जरूर याद रखिएगा, अगर कुछ पूछा जाएगा तो अनड्यू एडवांटेज ही पूछा जाएगा। अनड्यू एडवांटेज का क्या सेक्शन दिया हुआ? 2D है, तो इसको लाल पेन से नोट कर लीजिए। 2D को, पब्लिक ड्यूटी को नोट कर लीजिए। और इसमें आप सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 8, सेक्शन 9 अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सर्वेंट को घूस देने का कोशिश करता है तो डेट इज सेक्शन 9
और बेसिकली सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन 7 से लेके 13 तक आप अपने माइंड में रखिएगा। और सेक्शन 11 को पढ़ दीजिए एक बार। Public servant obtaining undue advantage without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant, whoever being a public servant accept or obtain or attempt to obtain for himself or for any other person any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or to be inadequate or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant or having any connection with the official function or public duty or of himself or of any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested or related to the person so concerned shall be permissible with imprisonment for a term which shall be not less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also liable to fine. अभी हाल फिलहाल में सेक्शन 11 पे एक जजमेंट आया है, लेकिन वो जजमेंट उतना अब जजमेंट तो बहुत तरह के होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जजमेंट के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए एक और एप्लीकेशन लगती है। तो इसको हम लोग ठीक है पढ़ लिए, इस पे उतना ध्यान नहीं देना। 13 पे थोड़ा स्पेशली फोकस करना है। और क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट के, 2 ही उदाहरण दिए हुए हैं। अगर डिजॉनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मिस एप्रोप्रिएशन या कोई लेना, पढ़िए सेक्शन 7 एंड 13 इज बैकबोन ऑफ पीसी एक्ट। मुकदमे भी अधिकतर इसी पे रहते हैं, 7 और 13 पे, और पूछा भी जाता है। 7 तो हम लोगों ने कर लिया है, 13 को पढ़िए। Criminal misconduct by a public servant. 1. A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under control as a public servant or allow any other person to or b. If he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office. अब कलेक्टर साहब ने अपने ड्राइवर को भेज दिया सरकारी गाड़ी के साथ कि जाओ एयरपोर्ट पे चले जाओ, श्रीमती जी आ रही हैं, उनको घर ड्रॉप कर देना। Will that be a misconduct within meaning of section 13? Yes, sir. उन्होंने सरकारी गाड़ी का मिस एप्रोप्रिएशन किया अपने पर्सनल यूज में। सरकारी गाड़ी का ये मतलब नहीं है कि आप उसका पर्सनल यूज कीजिए। तो और दूसरा इनरिचमेंट himself illicitly. हाँ, तो दूसरा है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और डिजॉनेस्ट और फ्रॉडुलेंट मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू ऑन यूज एनी प्रॉपर्टी। सरकारी गाड़ी उनको मिली हुई है, सरकारी गाड़ी का अगर वो निजी उपयोग करें तो डेट इज ए टाइप ऑफ मिसकंडक्ट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 13। और अगर इलिसिट इंगेजमेंट है तो डेट इज ऑल्सो ए क्रिमिनल मिसकंडक्ट। अब मान लीजिए
हाँ, एक्सप्लेनेशन ए को पढ़िए। A person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if he or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office been in possession of pecuniary resources of property. This एक्सप्लेनेशन 1 बहुत आसान है, एक्सप्लेनेशन 2 समझना, जो कि अखबारों में मिलता है। पढ़ते हैं कि छापे मारे गए और इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति और जायदाद वगैरह मिले। तो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, कोई पब्लिक सर्वेंट है, तनख्वाह है 80,000 रुपये, लेकिन करोड़ों की अरबों की संपत्ति उसने बना रखी है। तो डेट इनकम इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द नॉन सोर्सेज। तो इलिसिट इनरिचमेंट और डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कन्वर्शन टू ऑन यूज इज ऑल्सो क्रिमिनल मिसकंडक्ट। दो ही चीजें हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट में, या तो फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट कन्वर्जन ऑफ एनी पार्टी ऑफ विच ही हैज बीन इन चार्ज और इंटरेस्टेड टू हिम, और दूसरा इलिसिट इनरिचमेंट और नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इसको केवल याद रखिएगा, डिमांड इज मस्ट। केस लॉ बताए थे डिमांड वाला या नहीं बताया था? तो बताया तो केस होता है स्टेट ऑफ समझ। हाँ, और भी कई सारे केसेज हैं, सुखदेव लक्ष्मण, हाँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे केसेज हैं। व्हाई डिमांड इज नेसेसरी? prove, sir. आप देखिए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने किसी का काम नहीं किया और वो जाके कह दिया कि भाई मेरे से घूस मांग रहे हैं, तो इस तरह से तो कोई पब्लिक सर्वेंट काम नहीं करेगा अनलेस अंटिल देयर इज प्रूफ ऑफ डिमांड। क्या मतलब, आप सोचिए, खुद सोचिए, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैंने किसी का काम नहीं किया, तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट वगैरह का दौर चलेगा नहीं चलेगा? हर कोई आएगा कहेगा कि मैंने घूस मांगा। तो जब तक अनलेस अंटिल देयर इज प्रूफ है, हमारा जो पीसी एक्ट है बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। हम लोग जस्ट शॉर्ट में एपीओ पर्पज से इसको कर रहे हैं। एग्जाम कभी समय फुर्सत में होंगे, हमने बहुत सारे इस पे मुकदमे भी ये देखे हैं। पर्सन अथोराइज टू इन्वेस्टिगेट, सेक्शन 17 को नोट डाउन कीजिए। अगर दिल्ली पुलिस है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कर सकता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद या कोई भी दूसरा, तो वहाँ पे एसीपी होगा। Assistant Commissioner. हाँ, और बाकी दूसरी जगह डीएसपी होगा, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और पुलिस अफसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है पीसी एक्ट में आपका, वैसे तो बहुत सारे इसमें सेक्शन हैं। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इज नेसेसरी, सेक्शन 19 के अंतर्गत। अगर कोई ऑफेंस है, ये भी ऑड नंबर में सारे ऑफेंस हैं। पॉक्सो में ऑड नंबर क्या था? 3579, और यहाँ पे क्या है? 7, 11, 13, 15 ऑड नंबर है दोनों में। यस सर। जहाँ पे पॉक्सो खत्म होता है उसके आगे से पीसी शुरू हो जाता है। ऐसे याद रखने में आसानी होगी। 4 उधर 4 इधर, 3579 पॉक्सो, 11, 13 नहीं 3 ना 3, 5, 7, 9 पॉक्सो में है। जी जी। और यहाँ पे है 7, 11, 13, 15। ये नहीं बैठ रहा, ठीक नहीं बैठ रहा। हम सोच रहे थे कि कोई नंबर नहीं, लेकिन ऑड नंबर है। तो 9 छोड़कर 7 से लेकर 15 तक से। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरव्यू में
मेंस में तो आप रिकॉल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, इंटरव्यू में तो टाइम नहीं होगा ना आपको। तो वहां पे 3579, यहाँ पे 7 11 13 15, मतलब चाहे जैसे भी हो इसको याद रखिएगा। सैंक्शन अगर नहीं मिला तो कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। और प्रिजम्पशन है वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, तो उसमें प्रिजम्पशन है कि पब्लिक सर्वेंट जो है हैज एक्सेप्टेड और obtained या अटेम्प्टेड टू obtain एनी अनड्यू एडवांटेज, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि डेट ही एक्सेप्टेड और obtained और अटेम्प्टेड टू obtain undue advantage in performance of public duty। सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन है। और इसके अलावा फिर इसमें और कुछ नहीं करना है। नटसेल में एक बार जो सेक्शंस आप लोग लाल पेन से टिक कर लीजिए। ग्रुप में तो भेजा ही हुआ है, इसके बारे में नहीं भेजा हुआ है तो उसी को रखिए। दोबारा क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट होगा, ये वाला रखिएगा, ग्रुप वाला सोच समझ के भेजा हुआ। तो गेस क्वेश्चन को रहना दीजिए। कल हम लोग और क्या करेंगे? कल कौन सा एक्ट उठा लिया जाए? और आर्म्ड एक्टर तो कल दोनों उठा लिया जाए, SC ST और रिवाइज कर लीजिएगा, और आर्म्स एक्ट दोनों। और फिर एक्सप्लोसिव और डॉरी प्रोहिबिशन रह गया, वो भी परसों कर लेंगे हम लोग। फिर ये जरूर करना है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। माइनर एक्ट चल पड़ा है, माइनर एक्ट खत्म हो जाए उसके बाद वो कर लेंगे। तो 12:15 होने वाले हैं। टाइम टू से गुड नाइट। कल में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई एनी डाउट? तो चलिए, गुड नाइट, सी यू टुमारो। Good night.